नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं मार्को पोलो के बारे में। हाँ, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मतलब एडवेंचर, डिस्कवरी और अनजान दुनियाओं की तस्वीर सामने आ जाती है। एक तरह से लेजेंड बन चुका नाम है ये। बिल्कुल। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं, कौन थे मार्को पोलो असल में? क्या वो सिर्फ एक ट्रैवलर थे या कुछ और भी? क्या था इस लेजेंड के पीछे का इंसान, उसकी दुनिया? वो वेनिस के एक आप कह सकती हैं कामयाब मर्चेंट फैमिली से थे, जो बाद में एक एक्सप्लोरर और राइटर बने। उनकी कहानी सिर्फ उनकी जर्नी की नहीं है, बल्कि ये कल्चर्स के मिलने की कहानी है और कैसे एक इंसान के अनुभव पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए आज उनकी जिंदगी और सफर की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, जरूर। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 1254 में वेनिस में पैदा हुए, एक वेल एस्टैब्लिश्ड मर्चेंट फैमिली में। उस वक्त का वेनिस कैसा था? मतलब यूरोप में भी एक अलग ही दुनिया है होगी। अब बिल्कुल सही, 13वीं सदी का वेनिस एक पावर हाउस था, एक मेजर मैरीटाइम रिपब्लिक, मतलब समुद्र से जुड़ी एक शक्तिशाली आजाद सरकार और ट्रेड का बहुत बड़ा हब। पोलो परिवार वो पहले से ही ईस्ट के साथ ट्रेड में काफी एक्टिव था। और वेनिस उस समय एक बहुत वाइब्रेंट कॉस्मोपॉलिटन शहर था। दुनिया भर से सौदागर आते थे, अलग अलग जुबानें बोली जाती थीं, दूर देशों की कहानियां, सामान, ये सब आम था। अच्छा। और ये भी सुना है कि उनके पिता निकोलो और चाचा माफियो तो मार्को के जन्म से पहले ही एक बार कुबलई खान के कोर्ट तक हो आए थे। ये तो काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात लगती है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये उनकी पहली बहुत ही हिम्मत वाली जर्नी थी, बहुत लंबी और मुश्किल। जब वो वापस वेनिस लौटे, तब तक मार्को की माँ का देहांत हो चुका था। तो मार्को का पालन पोषण वेनिस के उसी माहौल में हुआ जहां विदेशी सामान और दूर दराज के किस्से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। शायद इसी ने उनके अंदर वो एडवेंचर की चिंगारी जलाई होगी। हाँ, हो सकता है। उस माहौल ने उन्हें दुनिया देखने के लिए तैयार किया होगा। बिल्कुल। फिर 1271 में जब मार्को लगभग 17 साल के थे, उनके पिता और चाचा ने दोबारा ईस्ट का रुख किया और इस बार मार्को भी उनके साथ थे। ये सफर तो पहले से भी ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, एक 17 साल के लड़के के लिए तो सोच से परे है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल। चाइना पहुंचने में ही करीब 3.5 साल लग गए। 3.5 साल? हाँ, इस बार वो पोप ग्रेगरी एक्स के लेटर्स और गिफ्ट्स कुबलाई खान के लिए ले जा रहे थे। खान ने पिछली मुलाकात में क्रिश्चियन मिशनरीज और स्कॉलर्स भेजने की रिक्वेस्ट की थी। किन रास्तों से गुजरे वो इस लंबी यात्रा में? ये रूट्स ही अपने आप में कहानी लगते हैं। हाँ, रास्ता बहुत लंबा और कठिनाइयों से भरा था। वो मिडल ईस्ट से गुजरे, एगर जो आज इजराइल में है, फिर पर्शिया यानी ईरान, फिर उन्होंने पैमीर माउंटेन्स को पार किया, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ मार्को ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की थी। अच्छा, क्या? उन्होंने लिखा कि इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली थी कि आग भी कम इंटेंसिटी से चलती थी। वाओ, ये ऑब्जर्वेशन तो काफी डिटेल्ड है। एक 17-20 साल के लड़के से ऐसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्ट करना मुश्किल है उस दौर में। ये उनकी तेज नजर दिखाता है। बिल्कुल, उनकी कीन आई फॉर डिटेल थी। फिर वो मशहूर सिल्क रोड के अलग अलग रूट से गुजरे, काशगर जैसे शहरों से होते हुए और तकलामाकन डेजर्ट जैसे खतरनाक इलाकों को पार करते हुए। उनकी जर्नी सेंट्रल एशिया के उन हिस्सों से भी गुजरी जो आज अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और वेस्टर्न चाइना में आते हैं। बाप रे! इस पूरे सफर में उन्होंने अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स जैसे इस्लाम, बुद्धिज्म और नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी, जो उस वक्त एशिया में फैला हुआ ईसाईयत का एक रूप था, और कई नोमादिक ट्राइब्स को देखा, उनके बारे में जाना और शायद नोट्स भी बनाए। यानी चाइना पहुंचने से पहले ही उन्होंने इतना कुछ देख और सीख लिया था जो शायद कोई यूरोपियन सोच भी नहीं सकता था उस समय। सफर ही मंजिल बन गया होगा शुरू में तो। बिल्कुल, ये उनके लिए एक जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने दुनिया को सिर्फ वेनिस के नजरिए से नहीं, बल्कि इन सब अलग अलग लोगों और जगहों के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया था। और फिर 3.5 साल बाद वो आखिरकार कुबलाई खान के दरबार पहुंचे, शेंगडू में, जिसे मार्को ने ज़ैनाडू कहा, एक नाम जो आज भी लग्जरी और एक्सोटिसिज्म से जुड़ा है। हाँ, ज़ैनाडू। खान ने उनका स्वागत कैसे किया? उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। कुबलाई खान चंगेज खान के पोते और चाइना में युआन डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनका साम्राज्य उस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस लैंड एम्पायर था, मतलब पैसिफिक से लेके यूरोप के बॉर्डर तक फैला हुआ, विशाल। और मार्को ने वहां अपनी जगह कैसे बना ली?
वो तो बस एक यंग लड़का थे, एक ऐसी पावरफुल कोर्ट में जहां हजारों लोग खान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन माको बहुत इंटेलिजेंट थे, ऑब्जर्वेंट थे और जुबानों के माहिर भी। कहा जाता है कि उन्होंने मंगोलियन और शायद थोड़ी चाइनीज भी सीख ली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और डिप्लोमेटिक स्किल्स ने खान को बहुत इम्प्रेस किया। खान को दुनिया के बारे में जानने का शौक था और माको उनके लिए एक खिड़की थे उन इलाकों में जहां वो खुद नहीं जा सकते थे। तो अगले 17 साल तक उन्होंने खान के लिए क्या काम किया? ये बहुत लंबा अरसा है। इतने साल एक फॉरेन कोर्ट में बिताना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ, 17 साल उन्होंने कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए। खान ने उन्हें इंपीरियल एनवॉय बनाकर अपने विशाल साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में डिप्लोमेटिक मिशंस पर भेजा। इससे मार्को को चाइनीज सोसाइटी, गवर्नमेंट और कल्चर को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने यांगझाओ शहर के गवर्नर के तौर पर भी 3 साल काम किया। हालांकि इस बात पर हिस्टोरियंस में थोड़ी बहस है। अच्छा, गवर्नर भी? हाँ, पर पक्का नहीं है। लेकिन ये तय है कि खान उनके डिटेल्ड रिपोर्ट्स को बहुत वैल्यू करते थे। उन रिपोर्ट्स को जिनमें वो अलग अलग जगहों के लोकल कस्टम्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पॉलिटिकल सिचुएशंस का मतलब बिना किसी बायस के जिक्र करते थे। शायद यही उनकी वैल्यू थी, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। सही। तो उन 17 सालों में उन्होंने ऐसी क्या खास चीजें देखी जो यूरोप के लिए बिल्कुल नहीं थी, जिनके बारे में सुनकर शायद वेनिस में लोग उन पर हंसते होंगे? ओह, बहुत कुछ ऐसी चीजें जिनका यूरोप में लोग सोच भी नहीं सकते थे। यही वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने मार्को पोलो को इतना फेमस और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बनाया। जैसे उन्होंने काले पत्थर यानी कोयले को फ्यूल के तौर पर जलते देखा, जब यूरोप में लोग सिर्फ लकड़ी ही जलाते थे। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग था। और एक बहुत ही एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम देखा, मैसेंजर्स और हॉर्स स्टेशंस का एक रिले नेटवर्क जो पूरे एम्पायर में तेजी से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता था। यूरोप के सिस्टम से कहीं बेहतर था वो। और टेक्नोलॉजीज जैसे प्रिंटिंग या गन पाउडर? हाँ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो चाइना में काफी पहले से इस्तेमाल हो रही थी, जिससे किताबें और डॉक्यूमेंट्स कॉपी होते थे। गन पाउडर का इस्तेमाल भी शायद देखा, हालांकि उनके इसके बारे में लिखे हुए पर थोड़ी डिबेट है कि उन्होंने कितना समझा उसे। एडवांस्ड इंजीनियरिंग के कमाल देखे, जैसे ग्रैंड कैनाल जो ना जाने कितने सालों से था। और हाँ, पोर्सलिन, वो खूबसूरत नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन जो बाद में यूरोप में इतने वैल्यूएबल बने कि उन्हें चाइना ही कहा जाने लगा। इन सब में से शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी कागज की मुद्रा, पेपर मनी। इसने मार्को को इतना अचंभित क्यों किया? क्योंकि ये यूरोप के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, पेपर मनी ये आज की इकोनॉमी का बेस है, लेकिन 13वीं सदी यूरोप के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। मार्को पोलो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इस सिस्टम को देखा और डिटेल में डिस्क्राइब किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है, मैं कैसे भी बताऊं मगर शायद ही कोई इस पे यकीन करेगा। तो क्या वो नोट्स वाकई कागज के बने थे या कुछ और मटेरियल था? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे आजकल के करेंसी नोट्स कॉटन या प्लास्टिक फाइबर से बनते हैं, उस वक्त चाइना की वो करेंसी पेपर की नहीं बल्कि मलबरी यानी शहतूत के पेड़ की छाल, बाक से बनी एक पट्टी से तैयार होती थी। उसको प्रोसेस करके काले रंग की एक शीट बनाई जाती थी। अच्छा, शहतूत की छाल से। और उस पर क्या होता था? कैसे पता चलता था कि ये असली है और इसकी वैल्यू है? उस पर कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स होते थे और सबसे इम्पोर्टेंट, कुबलाई खान या उस वक्त के रूलर की लाल रंग की एक शानदार मोहर होती थी। मार्को पोलो के बुक में इस चैप्टर का टाइटल भी काफी लंबा और डिस्क्रिप्टिव है। महान खान कैसे पेड़ों की छाल से पेपर जैसा कुछ बनाते हैं और वो पूरे देश में मुद्रा के रूप में चलता है। इसमें सबसे नई बात क्या थी यूरोप के पर्सपेक्टिव से? सिर्फ मटेरियल का फर्क था या कॉन्सेप्ट ही अलग था? कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग था। इसकी वैल्यू इसमें लगे सोने या चांदी से नहीं जुड़ी थी जैसा यूरोपियन सिक्कों में होता था। इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था। इसे कहते हैं फिएट मनी। लैटिन में फिएट का मतलब है ऐसा होगा या इट शैल बी सो। मार्को पोलो इस बात से बेहद प्रभावित थे कि एक छाल का टुकड़ा सोने चांदी की तरह इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि रूलर का हुक्म था। कमाल है। लेकिन ये सिस्टम तो मार्को पोलो के आने से पहले ही चल रहा था चाइना में। हाँ, ये सिस्टम उनके आने से पहले ही डेवलप हो चुका था। इसकी शुरुआत 1000 AD के आसपास सिचुएन प्रोविंस में हुई थी।
वहां लोहे के भारी सिक्के चलते थे, तो मर्चेंट्स ने प्राइवेट एक्सचेंज नोट्स, जिसे जाओजी कहते थे, इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में सरकार ने इस सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया और ऑफिशियल पेपर मनी इशू करना शुरू कर दिया। कुबलाई खान के टाइम तक ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम था। लेकिन क्या सरकार इसका फायदा नहीं उठाती थी? जब चाहे नोट छाप लो, इससे तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता होगा ना? बिल्कुल, ये खतरा हमेशा रहता है। अगर मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के मुकाबले करेंसी बहुत ज्यादा हो जाए तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है। चाइना के इतिहास में भी ऐसा हुआ था। पहले सोंग डायनेस्टी के टाइम में जियाओजी की वैल्यू गिर गई थी, लेकिन कुबलाई खान के सिस्टम में एक कंट्रोल था। मार्को ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे पुराने या फटे हुए नोट्स को ट्रेजरी में जमा करके उनके बदले नए नोट्स लिए जा सकते थे, एक छोटी सी फीस के साथ। अच्छा, ये भी सिस्टम था। कमाल है। यानी जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न इकोनॉमीज का बेस है, वो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में चाइना में देखा और डॉक्यूमेंट किया। हाँ, बिल्कुल। आज अगर वो होते तो शायद डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखकर लिखते, कैसे महान बैंक ने हवा में नंबर्स को करेंसी बना दिया। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बदल गई, पर करेंसी का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा हैरान करता रहता है। खैर, चाइना में 17 साल बिताने के बाद वापसी का वक्त आया। हाँ, वापसी की यात्रा भी एक अलग कहानी है। इस दौरान वो इंडिया भी आए, खासकर तमिलनाडु और केरला के कोस्टल इलाकों में। यहाँ उन्होंने क्या अलग देखा? चाइना से कितना डिफरेंट था इंडिया उस वक्त? इंडिया उनके लिए एक और ही अलग दुनिया थी। सबसे पहले तो कपड़ों को लेकर वो हैरान हुए। उन्होंने लिखा कि केरल में कोई दर्जी टेलर नहीं था जो कोट सिल सके, और लोग, यहाँ तक कि राजा भी, बहुत कम कपड़े पहनते थे। राजा भी बस कमर के आसपास कोई रेशमी वस्त्र पहनता था। लेकिन शान शौकत में कमी नहीं होगी राजा की? बिल्कुल नहीं। मार्को ने नोटिस किया कि कम कपड़ों के बावजूद राजा बेशकीमती जवाहरात पहनता था। नीलम, पन्ना जैसे पत्थरों के हार, सोने की अंगूठियां, ब्रेसलेट, पैरों में भी अंगूठियां, सब कुछ कीमती रत्नों, मोतियों और सोने से बना होता था। ये कॉन्ट्रास्ट उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और कुछ अजीब सरप्राइजिंग चीजें मिली उन्हें इंडिया में? पान। जब उन्होंने पहली बार लोगों को पान खाकर बार बार थूकते देखा तो उन्हें लगा शायद ये कोई बीमारी है। बाद में पता चला कि ये एक खास पत्ता है जिसे मसालों के साथ चबाया जाता है, एक सोशल कस्टम। खाने पीने की आदतें भी नोट की। सब लोग सीधे दाहिने हाथ से ही खाना खाते थे, उल्टे हाथ का इस्तेमाल अनक्लीन माना जाता था। सबका पानी पीने का बर्तन अलग होता था या अंजूरी से पिलाया जाता था। हाइजीन का एक अलग कॉन्सेप्ट था वहाँ। और इंडिया की फिलॉसफी या वैल्यूज का भी कुछ जिक्र है। सुना है उन्होंने जैन भिक्षुओं का जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने जैन भिक्षुओं को देखा जो किसी भी जीव को मारते नहीं थे, यहाँ तक कि मक्खी को भी नहीं। वो हरी सब्जियां भी नहीं खाते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनमें जीवन है, इसलिए वो सूखी सब्जियां खाते थे। ये अहिंसा का एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट उनके लिए नया था। एक और चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी सोने के तरीके। अमीर लोग ऊंचे लकड़ी के बने बिस्तरों पर सोते थे जिनमें जाली लगी होती थी, शायद मॉस्किटो नेट्स का अर्ली वर्जन, जबकि गरीब लोग जमीन पर ही सो जाते थे। दिलचस्प है। तो 17 साल चाइना में बिताने के बाद पोलो परिवार वापस वेनिस लौटना चाहता था, लेकिन कुबलाई खान तो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। ये कैसे मुमकिन हुआ फिर? वो लोग थोड़े चिंतित थे कि कुबलाई खान की उम्र हो रही है और उनकी डेथ के बाद उनकी पोजीशन शायद कमजोर हो जाए। खान वाकई उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, वो उनकी सर्विस से खुश थे। मौका तब मिला जब एक मंगोल प्रिंसेस की शादी पर्शिया के खान से तय हुई और उसे समुद्र के रास्ते पर्शिया भेजा जाना था। पोलो परिवार के ट्रैवल एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें प्रिंसेस को सेफली एस्कॉर्ट करने का मुश्किल काम सौंपा गया। अच्छा, तो ये एक तरह से डिप्लोमेटिक मिशन था जिसने वापसी का रास्ता खोला। ये वापसी की यात्रा कैसी रही? पहली यात्रा तो लैंड से थी और मुश्किल थी, इसी वेज का। ये यात्रा भी बहुत खतरनाक थी, शायद लैंड जर्नी से भी ज्यादा। 1291 में वो चाइना के क्वांजो पोर्ट से निकले, करीब 14 जहाजों के बड़े फ्लीट के साथ। वो साउथ चाइना सी, सुमात्रा और साउथ ईस्ट एशिया के कई पोर्ट से गुजरे। सफर में लगभग 2 साल लग गए और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। शुरू में लगभग 600 लोग थे, लेकिन पर्शिया पहुंचते पहुंचते सिर्फ 18 ही जिंदा बचे, जिसमें तीनों पोलो शामिल थे। हालांकि प्रिंसेस सेफली पहुंच गईं। 600 में से सिर्फ 18, ये तो मतलब भयानक लॉस है। रास्ते कितने खतरनाक रहे होंगे। फिर पर्शिया से वेनिस कैसे पहुंचे? पर्शिया से वो लोग लैंड रूट से मिडिल ईस्ट के रास्ते होते हुए आखिरकार 1295 में वेनिस पहुंचे, पूरे 24 साल बाद। 24 साल?
सोचिए, वेनिस छोड़ने के 24 साल बाद वो अपने घर वापस आए थे। हाँ, एक पूरी जिंदगी। इतने लंबे अरसे बाद वापसी पर उन्हें पहचाना गया वेनिस में? उनकी दुनिया तो पूरी तरह बदल गई होगी। एक पॉपुलर कहानी है जो शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो कि उन्हें पहचानने में मुश्किल हुई। वो फटे पुराने मंगोलियन स्टाइल के कपड़ों में थे, उनकी भाषा में भी विदेशी एक्सेंट आ गया था। कहा जाता है कि उन्होंने एक दावत रखी और अपने ट्रैवल गारमेंट्स की सिलाई उधेड़कर अंदर छुपे हुए जवाहरात और कीमती पत्थर सबके सामने बिखेर दिए। तब जाकर लोगों को उनकी आइडेंटिटी और उनकी कहानियों पर यकीन हुआ। कमाल की कहानी है। ये दिखाता है कि उनकी स्टोरीज कितनी अनबिलीवेबल लगती होंगी उस टाइम। हाँ, बिल्कुल। और फिर उनकी वो फेमस किताब कैसे लिखी गई, ये भी तो एक इत्तेफाक था, सुना है। हाँ, ये भी किस्मत की बात थी। वेनिस लौटने के कुछ साल बाद 1298 में वेनिस और उसके राइवल शहर जेनोआ के बीच जंग छिड़ गई। मार्को पोलो या तो एक वेनिशियन जहाज के कमांडर थे या उन्होंने उसे फाइनेंस किया था। वेनिस की हार हुई और मार्को को जेनोइस ने पकड़कर कैद कर लिया। ओह। जेल में उनकी मुलाकात पीसा के एक रोमांस राइटर रुस्टिचेलो दा पीसा से हुई, जो खुद भी कैदी थे। वक्त गुजारने के लिए मार्को ने अपनी यात्राओं की कहानियां रुस्टिचेलो को सुनाई और रुस्टिचेलो ने उन्हें उस वक्त की लिटरेरी लैंग्वेज ओल्ड फ्रेंच में लिख डाला। मतलब अगर वो जेल न जाते तो शायद ये किताब कभी लिखी ही नहीं जाती। बिल्कुल, शायद दुनिया इन कहानियों को कभी जान ही नहीं पाती। और यही किताब द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो या इल मिलियोने के नाम से मशहूर हुई। इल मिलियोने, द मिलियन, ये नाम क्यों पड़ा इसका? बिल्कुल, या इसे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इल मिलियोने नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि मार्को हर चीज लाखों में बयान करते थे। खान की दौलत, उसकी सेना, शहरों की पॉपुलेशन, जो यूरोपियंस के लिए अनबिलीवेबल फिगर्स थे। या फिर ये उनकी फैमिली का कोई पुराना निकनेम रहा होगा। कुछ कहते हैं पोलो परिवार को एमिलियन कहते थे। अच्छा, इस किताब में ऐसा क्या खास था और इसका यूरोप पर क्या असर हुआ? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज भी? ये किताब रेवोल्यूशनरी थी अपने समय के लिए। इसमें मेनली 4 हिस्से थे: चाइना तक की यात्रा, कुबलाई खान का साम्राज्य, एशिया के दूसरे हिस्से जैसे जापान, जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित था, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और आखिर में मंगोल शहजादों के बीच की जंग और वापसी की यात्रा। इसका सिग्निफिकेंस कई वजहों से था। पहली बार यूरोपियंस को एशिया, चाइना, इंडिया, फार ईस्ट का इतना डिटेल्ड फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन मिला। इसने यूरोपियंस की सोच को कैसे चैलेंज किया? इसने ऐसी एडवांस सिविलाइजेशंस और टेक्नोलॉजीज जैसे पेपर मनी, कोयला, पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया जो यूरोप में बिल्कुल अनजान थी। इसने यूरोपियन कल्चरल सुपीरियरिटी की सोच को चैलेंज किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे फ्यूचर एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर किया। कोलंबस के पास इसकी एक कॉपी थी जिस पर उन्होंने ढेर सारे नोट्स लिखे थे, खासकर जापान और इंडिया के बारे में। इसने यूरोपियन मैप मेकिंग और उनकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को भी सदियों तक प्रभावित किया। लेकिन क्या सबने उनकी बातों पर फौरन यकीन कर लिया? हमने इल मिलियोने निकनेम की बात की, उनकी क्रेडिबिलिटी पर तो शुरू से ही सवाल उठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों को उनकी बातें अनबिलीवेबल लगीं। वेनिस के लोगों ने मजाक में उन्हें मार्को मिलियन कहना शुरू कर दिया, जैसे वो लाखों की बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हों। उस वक्त के बहुत से यूरोपियंस मानते थे कि उनकी सिविलाइजेशन ही सबसे बेस्ट है, इसलिए उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि कहीं और भी इतनी एडवांस सोसाइटीज हो सकती हैं या इतनी दौलत हो सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद मार्को पोलो ने क्या किया? क्या वो फिर कभी ट्रैवल पर निकले? 1299 में रिहा होकर वो वेनिस वापस आए। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी एक सम्मानित लेकिन थोड़े कंट्रोवर्शियल मर्चेंट के रूप में गुजारी। वो फिर कभी लंबी यात्रा पर नहीं गए। उन्होंने डोना बाडुएर नाम की महिला से शादी की, जो एक पुरानी वेनिशियन फैमिली से थीं, और उनकी 3 बेटियां हुईं। वो अपनी ईस्ट की जर्नी से कमाए हुए पैसों पर आराम से रहे। और क्या वो हमेशा अपनी कनाडियों पर कायम रहे, या कभी उन्होंने सोचा कि लोग मान नहीं रहे तो छोड़ देता हूं? हाँ, पूरी जिंदगी वो अपनी कहानियों की सच्चाई पर अड़े रहे। एक मशहूर कहानी है कि 1324 में जब वो अपनी डेथ बेड पर थे तो दोस्तों और परिवार ने उनसे कहा कि वो अपनी आत्मा की शांति के लिए किताब की अनबिलीवेबल बातें वापस ले लें, कन्फेस कर लें कि कुछ झूठ था। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने जो देखा उसका आधा भी नहीं बताया है। गिर तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई हैव नॉट टोल्ड हाफ ऑफ व्हाट आई सॉ। ये लाइन ही उनकी लेगेसी का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन आज हिस्टोरियंस उनकी बातों को कितना सच मानते हैं,
इस पर तो बहस अब भी चलती है ना? हाँ, सदियों से चल रही है और शायद चलती रहेगी। देखिए, उनकी ऑथेंटिसिटी के पक्ष में भी काफी तर्क है। उनके कई डिस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस से मैच करते हैं, जैसे मंगोल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, साउथ ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी और कस्टम्स। उन्होंने ऐसी चीजों का जिक्र किया जैसे पेपर मनी और कोयला, जिनके बारे में यूरोप वाले सोच भी नहीं सकते थे। तो ये इन्वेंट करना मुश्किल था। और दूसरी तरफ क्या पॉइंट्स है जो डाउट पैदा करते हैं? कुछ पॉइंट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म भी हैं, बिल्कुल। जैसे चाइनीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मार्को पोलो का नाम डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता, हालांकि उनका कोई मंगोलियन या चाइनीज नाम हो सकता है जो हम नहीं जानते। उन्होंने चाइना की कुछ बहुत ही कॉमन चीजों का जिक्र नहीं किया, जैसे चाय पीना, फुट बाइंडिंग की प्रथा जो उस टाइम शुरू हो रही थी, या चाइनीज कैरेक्टर्स। कुछ ज्योग्राफिकल डिटेल्स भी थोड़े डाउटफुल लगते हैं। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र नहीं है, हालांकि जो दीवार हम आज देखते हैं वो मिंग डायनेस्टी ने बाद में बनाई थी। युआन डायनेस्टी के टाइम शायद उतनी प्रोमिनेंट न रही हो। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्होंने दूसरे ट्रैवलर्स की कहानियों या पर्शियन ट्रेड मैनुअल से जानकारी जमा करके लिखी होगी। तो आजकल जनरल कंसेंसस क्या है इस पर? एक बैलेंस्ड व्यू क्या हो सकता है? ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस अब ये मानते हैं कि मार्को पोलो चाइना गए थे और कुबलई खान के दरबार में सर्व किया था। उनके डिस्क्रिप्शंस में इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो सिर्फ वहां रहकर ही जानी जा सकती हैं। लेकिन उनकी ट्रैवल्स का एग्जैक्ट एक्सटेंट क्या था? क्या उन्होंने हर जगह पर्सनली विजिट किया या कुछ सुनी सुनाई बातें भी लिखीं? खान की सर्विस में उनका एक्चुअल रोल कितना बड़ा था और उससे चलो ने कितना एम्बेलिशमेंट किया? इन सब बातों पर बहस अभी भी जारी है। शायद पूरी सच्चाई कभी पता ना चले। बहस अपनी जगह है, लेकिन मार्को पोलो का इम्पैक्ट तो अनडिनाइबल है। वो एक हिस्टोरिकल फिगर है जिनका प्रभाव सदियों तक रहा। बेशक, उनका प्रभाव जबरदस्त और लास्टिंग है। एक्सप्लोरेशन पर उनका इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। कोलंबस जैसे लोगों को इंस्पायर करना, यूरोपियन लोगों के दिमाग को ईस्ट के ट्रेड और दौलत की पॉसिबिलिटीज के लिए खोलना। एशिया की दौलत दिखाकर उन्होंने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की नींव रखने में मदद की। उनके डिस्क्रिप्शंस ने सदियों तक यूरोपियन मैप्स को इन्फ्लुएंस किया। और कल्चरल इम्पैक्ट, दुनिया को सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं, कल्चर से भी जोड़ा उन्होंने। हाँ, कल्चरल एक्सचेंज में उनका रोल बहुत बड़ा है। उनकी किताब ने यूरोप को एशियन कल्चर्स, रिलीजन्स और फिलॉसफी से परिचित कराया। इसने यूरोपियन कल्चरल सुपीरियरिटी की सोच को चैलेंज किया और ईस्ट और वेस्ट के बीच बात के डिप्लोमेटिक और कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स को फैसिलिटेट किया। ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ी। दुनिया की यूरोपियन समझ का विस्तार हुआ। एशियन रिसोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में जानकारी मिली। और लिटरेरी इन्फ्लुएंस तो है ही। ज़ानाडू शब्द आज भी यूज होता है और पॉपुलर कल्चर में तो वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। फिल्म्स, टीवी सीरीज जैसे नेटफ्लिक्स वाली, किताबें, बच्चों का खेल मार्को पोलो, स्टैम्प्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, जहाज, एयरपोर्ट्स, सड़कें और यहाँ तक कि एक भेड़ की प्रजाति मार्को पोलो शीप भी उनके नाम पर है। वो एक कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर, मर्चेंट, डिप्लोमैट और अनजाने में एक हिस्टोरियन का अनोखा मिश्रण थे। उनकी कहानी सिर्फ ट्रैवल की नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने और नजरिया बदलने की है। वो एक ब्रिज थे ईस्ट और वेस्ट के बीच। सही कहा। उनकी लेगेसी इस बात में है कि उन्होंने अपने अनुभवों को दुनिया के साथ कैसे शेयर किया, भले ही उस शेयरिंग में कुछ कमी बेशी रही हो। द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो ने अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच एक खिड़की खोली और उस खिड़की से ऐसे आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और एम्बिशंस निकले जिन्होंने दुनिया को एक नया रूप दिया। शायद ये बात इतनी मायने नहीं रखती कि उनकी किताब की हर बात लफ्ज ब लफ्ज सच है या नहीं, जितना कि उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट मायने रखता है। उनकी कहानियों ने, चाहे वो उनके खुद के अनुभव हों या विश्वसनीय सोर्सेस से जमा की गई हों, ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर संवाद, डायलॉग स्थापित किया। बिल्कुल सही। वो एक कैटलिस्ट थे जिसने यूरोपियन क्यूरियोसिटी को इग्नाइट किया और एक तरह से दुनिया को थोड़ा छोटा बना दिया। सोचने वाली बात यह है कि अगर मार्को पोलो ने सच में वो सब कुछ लिख दिया होता जो उन्होंने देखा था, जैसा कि उन्होंने अपनी मौत के वक्त कहा, मैंने जो देखा उसका आधा भी नहीं बताया है, तो क्या दुनिया का इतिहास कुछ अलग होता? या फिर शायद तब लोग उन पर और भी कम यकीन करते और उनकी किताब को बस एक फैंटेसी मानकर भुला दिया जाता? ये एक फैसिनेटिंग थॉट है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद उन्होंने उतना ही बताया जितना उस वक्त के लोग डाइजेस्ट कर सकते थे। कौन जाने। Okay, so we hope you like our today's discussion. For more such discussion,